तो आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो है एलिजाबेथ गिलबर्ट की बिग मैजिक। पूरा नाम है बिग मैजिक, क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर। हाँ, और एलिजाबेथ गिलबर्ट को तो ज्यादातर लोग उनकी बेस्ट सेलिंग किताब ईट प्रे लव से ही जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिग मैजिक कुछ और ही है। ये किताब मतलब इस सवाल से जूझती है कि एक आम इंसान जो शायद डरा हुआ है, जिसे खुद पर शक है, वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक असाधारण जिंदगी कैसे जी सकता है। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात, ये किताब सिर्फ कलाकारों या लेखकों के लिए नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सही बात है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को डर के बजाय जिज्ञासा से जीना चाहता है, मतलब क्यूरियोसिटी से। ये उन सारे मिथकों को तोड़ती है जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। जैसे कि क्रिएटिविटी बस कुछ गिने चुने लोगों को मिलती है, या फिर महान कला के लिए आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। गिलबर्ट कहती हैं ये सब बकवास है। तो फिर इस किताब का जो मूल विचार है वो क्या है? मतलब ये किस फलसफे पर टिकी है? इसका जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे अजीब विचार ये है कि आइडियाज यानी विचार वो अपने आप में जिंदा होते हैं। कि जिंदा होते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उनमें एक अपनी एनर्जी होती है, एक चेतना होती है, और वो इस दुनिया में साकार होने के लिए इंसानों को अपना साथी बनाना चाहते हैं। हाँ। वो हमारे दरवाजे पर एक तरह से दस्तक देते हैं, और अगर हम तैयार नहीं हैं तो वो किसी और के पास चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये किताब हमें यही सिखाती है कि उन आइडियाज के लिए खुला कैसे रहा जाए, अपने डर को कैसे संभाला जाए, और बिना किसी दबाव के अपनी क्रिएटिविटी को गले कैसे लगाया जाए। ये सुनने में बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। तो ये किताब किससे पढ़नी चाहिए? मतलब क्या ये उनके लिए है जो किसी क्रिएटिव ब्लॉक से गुजर रहे हैं? हाँ, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं कहूँगी ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी रचनात्मकता को लेकर थोड़ा डरा हुआ है या खुद पर शक करता है। ये मानता है कि अरे मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ। ये तब सबसे ज्यादा असर करती है जब आप जिंदगी में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो कोई बिजनेस हो या कोई नई हॉबी, या बस जीने का एक नया नजरिया हो। लेकिन वो जो नाकामी या लोगों की बातों का डर होता है ना, वो आपको रोक रहा होता है। बिल्कुल। चलिए किताब के अंदर चलते हैं। मुझे इसका जो पहला आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया वो साहस को लेकर है। वो कहती हैं कि आपको निडर होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एक बहुत बड़ी राहत मिलती है। ये इस किताब की नींव है सच में। गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी के लिए साहस चाहिए, निडरता नहीं। डर तो हमेशा रहेगा। वो कहती हैं डर हमारी क्रिएटिविटी का जुड़वां भाई है। जुड़वां भाई? हाँ, जहाँ एक जाएगा दूसरा पीछे पीछे आएगा ही। उन्होंने अपनी वो मशहूर रोड ट्रिप वाली मिसाल दी। हाँ, वो कमाल की है। सोचिए, आप और आपकी क्रिएटिविटी एक लंबी यात्रा पर गाड़ी चला रहे हैं। डर भी आपके साथ है, लेकिन वो पीछे की सीट पर बैठा है। उसे साथ आने की इजाजत है, पर उसे गाड़ी चलाने, नक्शा छूने या रेडियो बदलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में अपने डर को पिछली सीट पे बिठाए रखना वो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। वो कहती हैं कि डर से लड़ना बंद कर दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, डर अपना काम करेगा। वो आपको सबसे बुरे नतीजे दिखाएगा, आपको रोकेगा। आपको बस उसे शांति से कहना है, शुक्रिया, मैं तुम्हारी चिंता समझ रही हूँ, पर फैसला मैं ही लूंगी। और इसी से जुड़ा हुआ वो परफेक्शनिज्म वाला आइडिया है जिसे वो कहती हैं ऊंची एड़ी के जूते में डर। हाँ, फियर इन हाई हील्स। इसका क्या मतलब है? ये डर का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही फैंसी रूप है। ये कहने का एक स्टाइलिश तरीका है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। ये वो आवाज है जो कहती है जब तक ये एकदम परफेक्ट ना हो जाए, मैं इसे दुनिया को नहीं दिखा सकता। और नतीजा ये होता है कि हम कभी कुछ पूरा ही नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये एक जाल है। ये हमें काम शुरू करने या उसे दूसरों के साथ साझा करने से ही रोक देता है। ठीक है, तो अगर हम अपने डर को मैनेज कर लें और इस परफेक्शनिज्म के जाल से भी बच जाएं, तो हम किस चीज के लिए जगह बना रहे हैं? शायद यहीं से किताब का मैजिक वाला हिस्सा शुरू होता है। हाँ, यहीं से होता है। अगला अध्याय है जादू यानी एन्चैंटमेंट, और यहाँ गिलबर्ट अपनी सबसे मशहूर कहानी सुनाती हैं। उन्हें 1960 के दशक के ब्राजील पर आधारित एक नॉवल लिखने का एक जबरदस्त आइडिया आया था। नॉवल का नाम था एवेलिन ऑफ द अमेज़न। उन्होंने उस पर रिसर्च की, काम शुरू किया, लेकिन फिर उनकी निजी जिंदगी में एक बड़ा संकट आ गया और उन्हें वो प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। और जब वो 2 साल बाद उस आइडिया पर वापस लौटी तो वो जा चुका था। हाँ। उस विचार की, वो
जान निकल चुकी थी, वो बस कागज पर मुर्दा शब्द थे। और फिर जो हुआ वो था असली बिग मैजिक। कुछ समय बाद वो अपनी एक नई दोस्त, जो खुद एक लेखिका है, एन पैचेट, उनसे मिली। अच्छा। बातों बातों में एन पैचेट ने बताया कि वो अमेज़न पर एक नॉवेल लिख रहे हैं, और जब उन्होंने कहानी सुनाई तो वो हूबहू वो वही कहानी थी जो गिलबर्ट के दिमाग में आई थी। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। गिलबर्ट के लिए इस कहानी का गहरा मतलब क्या है? वो क्यों मानती हैं कि ये मैजिक था? क्योंकि ये इस विचार को बल देता है कि आइडियाज हमारे बनाए हुए नहीं होते, वो हमारे पास आते हैं। गिलबर्ट का मानना है कि उस आइडिया ने 2 साल तक उनका इंतजार किया, और जब देखा कि वो तैयार नहीं है तो वो थक हारकर एक नए तैयार साथी यानी एन पैचेट के पास चला गया। इस नजरिए से देखने पर तो दबाव बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल, ये आपकी जीनियस का सवाल नहीं रह जाता। आपका काम बस इतना है कि जब कोई आइडिया आए तो आप उसके साथ काम करने के लिए तैयार रहें। आप बस एक माध्यम बन जाते हैं। ठीक है, तो हम डर को संभालते हैं और आइडियाज के लिए खुले रहते हैं, लेकिन अक्सर जो सबसे बड़ी रुकावट होते हैं वो हम खुद होते हैं। हम इंतजार करते हैं कि कोई हमें बताए कि हम ये काम करने के लायक हैं। यहीं पर शायद परमिशन का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी है। गिलबर्ट कहती हैं कि आपको क्रिएटिव होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। किसी की भी नहीं। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो एक बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करती हैं, अरोगेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसका मतलब यहाँ होने का हक। हाँ, एक तरह से ये गहरा विश्वास कि आप इस दुनिया में रहने के हकदार हैं और आपकी आवाज की भी एक जगह है। लेकिन अरोगेंस शब्द थोड़ा अहंकार जैसा नहीं लगता? ये वो घमंड वाला अहंकार नहीं है, ये आत्मसंदेह से लड़ने का एक जरूरी हथियार है। ये उस बच्चे की तरह है जो क्लास में हाथ उठाने से पहले ये नहीं सोचता कि क्या मेरा सवाल पूछने लायक है, वो बस पूछता है। गिलबर्ट कहती हैं कि आपको किसी डिग्री, किसी सर्टिफिकेट या किसी बड़े आदमी की शाबाशी की जरूरत नहीं है ये कहने के लिए कि आप एक लेखक हैं या कलाकार हैं या जो भी आप बनना चाहते हैं वो हैं। आपको बस खुद को अनुमति देनी है, बस। लेकिन सिर्फ अनुमति देना ही तो काफी नहीं होता है। एक बार जब वो शुरुआती जोश खत्म हो जाता है तब असल परीक्षा शुरू होती है, और यहीं पर शायद दृढ़ता यानी परसिस्टेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, अनुमति दरवाजा खोलती है, लेकिन दृढ़ता आपको उस रास्ते पर चलाती है। गिलबर्ट साफ साफ कहती हैं कि क्रिएटिविटी एक अनुशासन है। आप प्रेरणा की लहर आने का इंतजार नहीं कर सकते, आपको बस हर दिन काम पर आना है, चाहे आपका मन हो या ना हो। वो वर्नर हर्जोग वाला उदाहरण भी देती हैं। हाँ, फिल्म डायरेक्टर वर्नर हर्जोग का, जिन्होंने एक युवा फिल्म मेकर को लिखा था, शिकायत करना बंद करो और काम पर वापस लग जाओ। लेकिन रोज काम पर आना तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई नतीजा नहीं दिख रहा हो, जब महीनों तक कोई प्रोग्रेस नजर ना आए। इसके बारे में गिलबर्ट क्या सलाह देती हैं? वो कहती हैं कि आपको प्रक्रिया से प्यार करना सीखना होगा, परिणाम से नहीं। द प्रोसेस ओवर द आउटकम। एग्जैक्टली। रचनात्मकता का रास्ता मुश्किल है और आपको उस मुश्किल को स्वीकार करना होगा। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सबसे प्रतिभाशाली हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो हार नहीं मानते, जो बोरियत और निराशा के बावजूद टिके रहते हैं। आपका काम बस लगे रहना है। हर दिन काम पर लगे रहना भी एक मशीन की तरह महसूस हो सकता है अगर उसके पीछे की वजह साफ ना हो। यहीं पर शायद विश्वास यानी ट्रस्ट का विचार काम आता है। खासकर उनका पैशन और क्यूरियोसिटी के बीच का जो फर्क है वो बहुत जरूरी है। हाँ, ये आज के फॉलो योर पैशन वाले दौर के लिए बहुत जरूरी सलाह है। हमें हर तरफ से कहा जाता है अपना पैशन ढूंढो। गिलबर्ट कहती हैं कि पैशन एक बहुत बड़ा, डरावना और भारी भरकम शब्द है। ये हम पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। सही बात है। इसके बजाय वो कहती हैं अपनी जिज्ञासा का पीछा करो, मतलब क्यूरियोसिटी को फॉलो करो। जिज्ञासा शांत होती है, विनम्र होती है और हर किसी के पास होती है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ जिज्ञासा से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे बन सकते हैं? गिलबर्ट अपना ही उदाहरण देती हैं। उन्हें बागबानी में एक हल्की सी दिलचस्पी हुई। कोई पैशन नहीं था, बस एक छोटी सी जिज्ञासा थी। अच्छा। उस जिज्ञासा ने उन्हें 19वीं सदी के वनस्पति विज्ञान की किताबों की तरफ खींचा और उस खोज ने उन्हें एक बड़े, जटिल उपन्यास द सिग्नेचर ऑफ ऑल थिंग्स को लिखने की प्रेरणा दी। मतलब उन्होंने पैशन का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बस अपने जिज्ञासा के धागे को पकड़ा और देखती गईं कि वो उन्हें कहाँ ले जाता है। और इसी ट्रस्ट वाले हिस्से में वो क्रिक्स्टर बनाम शहीद का आइडिया भी देती हैं। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा।
हाँ, और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। शहीद कलाकार, अ मार्टर, वो मानता है कि कला के लिए तकलीफ सहना जरूरी है, भूखे रहना, दुखी रहना, पीड़ा में जीना। हाँ, मैंने ये बहुत कलाकारों में देखा है। वो अपनी पीड़ा को एक बैज की तरह पहनते हैं। बिल्कुल, वो अपनी कला को एक बोझ की तरह ढोता है। लेकिन ट्रिक्स्टर, जो एक तरह का मजाकिया खिलाड़ी है, वो हल्का फुल्का रहता है। वो इसे एक खेल की तरह देखता है। वो कहता है, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें मजा आता है, तकलीफ के बावजूद, तकलीफ के लिए नहीं। और गिलबर्ट के अनुसार ट्रिक्स्टर का रास्ता लंबा और ज्यादा टिकाऊ होता है, क्योंकि उसमें आनंद है। ये सारे विचार, डर, जादू, अनुमति, दृढ़ता और विश्वास, ये सब एक साथ किताब के आखिरी हिस्से दिव्यता यानी डिविनिटी में आकर मिल जाते हैं। ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है। इसका क्या मतलब है? यहाँ गिलबर्ट बाली के नर्तकों की कहानी सुनाती हैं। वहाँ कुछ नृत्य सिर्फ पर्यटकों के मनोरंजन के लिए नकली तौर पर बनाए गए थे। अच्छा, टूरिस्ट्स के लिए? हाँ, लेकिन नर्तकों ने उन्हें इतने प्यार, इतने समर्पण से किया कि वो नकली नृत्य इतने शक्तिशाली और सुंदर हो गए कि आखिरकार उन्हें मंदिरों में पवित्र अनुष्ठानों का हिस्सा बना लिया गया। वाह! तो इसका मतलब यह है कि असली और नकली या पवित्र और सांसारिक, इनके बीच की रेखा बहुत धुंधली है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपका काम एक ही समय में बेहद जरूरी और बिल्कुल गैर जरूरी हो सकता है। ये एक विरोधाभास है। हाँ, आपको ये मानना होगा कि कुछ बनाने का काम अपने आप में एक पवित्र काम है, लेकिन साथ ही खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। आपका उपन्यास, आपकी पेंटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, ये ब्रह्मांड के लिए शायद मायने ना रखें, लेकिन आपके लिए ये सब कुछ है। और इस विरोधाभास को अपनाना ही क्रिएटिव जिंदगी का सार है। चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं। अगर किसी को इस किताब से कुछ व्यवहारिक बातें अपनी जिंदगी में उतारनी हो तो वो क्या होंगी? पहली और सबसे जरूरी बात, डर के साथ अपना रिश्ता बदलें। उसे दुश्मन समझने के बजाय एक नर्वस साथी की तरह देखें। उसे स्वीकार करें, पर उसे फैसले लेने का हक ना दें। आपकी क्रिएटिविटी को गाड़ी चलानी है, डर को नहीं। दूसरी बात शायद ये होगी कि जिज्ञासा का पीछा करें, जुनून का नहीं। बड़े जीवन बदलने वाले पैशन का इंतजार करना बंद करें। देखें कि कौन सी छोटी छोटी चीजें आपकी रुचि जगाती हैं और बस अगला छोटा कदम उठाएं। बिल्कुल, ये आपको उन जगहों पर ले जा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, किया हुआ उत्तम से बेहतर है। डन इज बेटर देन गुड। परफेक्शनिज्म एक खूबसूरत जाल है। हाँ, जो आपको शुरू करने से रोकता है। बस काम खत्म करें, उसे दुनिया में भेजें। आप हमेशा अगले प्रोजेक्ट में बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले वाले को कभी खत्म ही नहीं करते तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, प्रक्रिया का आनंद लें, परिणाम का नहीं। सही। क्रिएटिविटी का असली इनाम कुछ बनाने के काम में ही है। अगर आप बनाने की प्रक्रिया से प्यार करते हैं तो बाहरी सफलता या असफलता अप्रासंगिक हो जाती है। और वही असली आजादी है। वही है। संक्षेप में, बिग मैजिक क्रिएटिविटी के साथ हमारे रिश्ते को फिर से लिखने का एक न्योता है। ये हमें इसे एक बोझ या संघर्ष के रूप में देखने के बजाय एक आनंददायक, एक जादुई और पूरी तरह से मानवीय अनुभव के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो असल में ये किताब कहती है कि रचनात्मकता कोई रहस्यमयी तोहफा नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है। एक रिश्ता जिसे हमें रोज निभाना पड़ता है, डर के साथ, अपने विचारों के साथ और सबसे जरूरी खुद के साथ। ये महान बनने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से जिंदा महसूस करने के बारे में है। बिल्कुल। अंत में ये किताब हमें कवि जैक गिलबर्ट के उस सवाल पर वापस लाती है जो एलिजाबेथ गिलबर्ट के लिए एक बड़ी प्रेरणा थे। वो पूछते हैं, क्या तुम्हें उन खजानों को सामने लाने का साहस है जो तुम्हारे भीतर छिपे हैं? एलिजाबेथ गिलबर्ट का जवाब एक शानदार हाँ है, और वो हमें बताती हैं कि वो खजाने हम सब के अंदर खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। एलिजाबेथ गिलबर्ट की बिग मैजिक पर इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और शक्तिशाली किताबों के विश्लेषण और उनसे मिली सीख के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।